everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So let's start with section number 188 जो कि बात करता है अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करने से पहले लेट अस फर्स्ट गो थ्रू द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी. रिलेटेड पार्टी होती कौन कौन सी है. तो विद रेफरेंस टू अ कंपनी, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए कौन कौन रिलेटिव है. कंपनी के लिए जो भी डायरेक्टर है या फिर उसका रिलेटिव है, उसी तरह से जो भी केएमपी है या फिर उसका रिलेटिव है. तो ये ना 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है. ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे पर्सन के लिए कि कंपनी के लिए कौन कौन से पर्सन रिलेटिव होंगे. तो कोई भी डायरेक्टर या उसका रिलेटिव, कोई भी केएमपी या उसका रिलेटिव, तो वो कंपनी के लिए क्या है, उसके रिलेटिव है. ठीक है. उसी तरह से फर्म की अगर हम बात करें तो फर्म में आ गया फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज़ अ पार्टनर. तो कोई भी फर्म है, सपोज ABC कोई फर्म है जिसमें जो कंपनी है उसका मैनेजर, डायरेक्टर या उसका रिलेटिव भी पार्टनर है, तो वो जो है वो फर्म भी उसकी रिलेटिव हो जाएगी उस कंपनी के लिए. ठीक है. अब उसके बाद में एक और पॉइंट आपका आता है, दैट इज़ अबाउट द प्राइवेट कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी में क्या है, प्राइवेट कंपनी में ये है कि कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें जो डायरेक्टर है, मैनेजर या उसका रिलेटिव या तो मेंबर है या डायरेक्टर है, तो वो पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी भी उस पर्टिकुलर कंपनी की रिलेटिव हो जाएगी. सपोज कोई कंपनी है कंपनी ए और एक कंपनी है कंपनी बी, तो उस केस में जैसे कंपनी ए का कोई भी डायरेक्टर या मैनेजर या इन दोनों में से किसी का भी रिलेटिव अगर उस कंपनी बी का मेंबर है या कंपनी बी का डायरेक्टर है, तो कंपनी ए और कंपनी बी रिलेटेड होंगी. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट प्राइवेट कंपनी. एंड फोर्थ हमारा है पब्लिक कंपनी. तो पब्लिक कंपनी में ऐसा है, इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज़ अ डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. तो यहाँ पर जो है ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर डायरेक्टर या मेंबर या इन दोनों में से किसी का भी रिलेटिव, ये लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टर या तो अपने रिलेटिव के साथ मिलकर या मैनेजर अपने रिलेटिव्स के साथ में मिलकर के 2% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल का होल्ड अगर कर रहे हैं, तो उस केस में वो पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी, ये वाली जो लिमिट है दैट इज़ ओनली फॉर पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी पे इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला. प्राइवेट कंपनी में इन्होंने सिर्फ मेंबर डायरेक्टर मेंशन करा है, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग की बात करी है. तो अगर वो ग्रेटर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड नहीं आएगा यहाँ, ये बात ध्यान रखना है MCQs के लिए, इशूड नहीं आएगा यहाँ, पेड अप है. 2% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल अगर होगा तो वो जो पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी होगी दैट विल ऑल्सो और बी अ रिलेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर, मतलब रिलेटेड पार्टी, एक तरह से आप कह सकते हो रिलेटेड पार्टी होगी वो उस कंपनी की. ठीक है. तो ये आपकी 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं. उसके अलावा आपकी बॉडी कॉर्पोरेट भी यहाँ पर कवर होती है. तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं या फिर जो मैनेजर है, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो मैनेजर है, वो अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ डायरेक्टर इज अ मैनेजर. तो और मैनेजर, तो मतलब ये कि कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बॉडी जैसे ये कंपनी है और ये बॉडी कॉर्पोरेट है. अब बॉडी कॉर्पोरेट के या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर, बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर, दे आर accustomed टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर. तो वो जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं या इस कंपनी के मैनेजर हैं ना, वो जो इशारे करते हैं उन इशारों को ये फॉलो करती है ये पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट. तो उस केस में भी वो बॉडी कॉर्पोरेट उस कंपनी की क्या हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी. आप कह सकते हो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी. कंपनी के लिए इन्होंने टर्म यूज़ किया है रिलेटेड पार्टी, नॉट रिलेटिव. ठीक है. तो ये सारी रिलेटेड पार्टीज़ हैं. तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा कर लिया, पर्सन, फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट. उसके अलावा और लोग भी हैं. तो एनी पर्सन, अब यहाँ पर है एनी पर्सन जिसकी एडवाइस से, डायरेक्शन से या इंस्ट्रक्शन से जो डायरेक्टर है या मैनेजर है वो अकस्टम्ड टू एक्ट. तो मतलब ये कोई नॉट सी ए, ये कोई राम है और ये है आपकी कंपनी. तो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या जो मैनेजर हैं वो राम के कहने पे जो भी राम कह रहा है वो कर रहे हैं, तो उस केस में वो अदर पर्सन जो होगा वो भी उस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर एक नोट दिया है, इट इज़ प्रोवाइडेड दैट सब क्लॉजेज 6 and 7 शिल नॉट अप्लाई टू द एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन एन एनी प्रोफेशनल कैपेसिटी. तो अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में है तो फिर ये पॉइंट रिलेटेड पार्टी के लिए नहीं आएगा, लेकिन अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी के बाद में भी आप उनके इंस्ट्रक्शंस को, डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में जो है दैट विल बी डीम्ड दैट इट इज़ अ रिलेटेड पार्टी.
ठीक है। देन उसके बाद में बॉडी कॉरपोरेट के लिए ही एक और पॉइंट है। बॉडी कॉरपोरेट के लिए एक और पॉइंट क्या है? बॉडी कॉरपोरेट जो कि होल्डिंग है, सब्सिडरी है या एसोसिएट है, देन या फिर सब्सिडरी है होल्डिंग कंपनी की टू विच इट इज़ ऑल्सो अ सब्सिडरी, और एन इन्वेस्टमेंट और वेंचरर ऑफ द कंपनी। इसको एक बार मैं ड्रॉ करती हूँ। जैसे कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है, ठीक है, तो वो कंपनी की या तो होल्डिंग है या सब्सिडरी है या एसोसिएट है। कोई बॉडी कॉरपोरेट उस पर्टिकुलर कंपनी की या तो होल्डिंग है या सब्सिडरी है या एसोसिएट है, तो वो पर्टिकुलर बॉडी कॉरपोरेट रिलेटिव रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या है? सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज़ ऑल्सो अ सब्सिडरी। तो मतलब कि कोई भी ऐसी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, जिसकी सब्सिडरी कंपनी भी है और जिसकी सब्सिडरी बॉडी कॉरपोरेट भी है, तो उस केस में ये दोनों भी रिलेटेड पार्टीज़ होंगे। देन कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर वेंचरर कंपनी, तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी या वेंचरर कंपनी अगर है, बॉडी कॉरपोरेट जो कि एक इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर कंपनी है, वेंचरर है ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर है ऑफ अ कंपनी, तो उस केस में वो जो कंपनी होगी, वो जो बॉडी कॉरपोरेट होगी और वो जो कंपनी होगी, वो क्या हो जाएंगे? वो लोग हो जाएंगे रिलेटिव। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है दैट इट इज़ क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट इन्वेस्टिंग कंपनी or the venturer of a company means a body corporate whose investment in the company would result in the company being an associate of the body corporate। तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर इन्वेस्टिंग कंपनी का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जिसका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना कंपनी में, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जिसका जो इन्वेस्टमेंट होगा कंपनी में, उस इन्वेस्टमेंट के बाद से ऐसा हो जाएगा कि वो जो है वो एक एसोसिएट कंपनी बन जाएगी बॉडी कॉरपोरेट की। इसका मतलब वो इतना ज़्यादा वो पर्टिकुलर बॉडी कॉरपोरेट हमारी कंपनी में या जिस भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर देगी कि वो जो कंपनी है वो उस बॉडी कॉरपोरेट की ही एसोसिएट कंपनी जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर एक जो है इन्होंने स्पेशल पॉइंट ये दे रखा है कि अगर प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है जिसने 137 और सेक्शन 92 के साथ में कंप्लाई किया हुआ हो, तो उस केस में जो है उनके ऊपर ये बॉडी कॉरपोरेट वाला पॉइंट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो दे शिल नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 188 क्लॉज नंबर 8 जो है। क्लॉज नंबर 8 कौन सा? ये वाला, केवल ये वाला क्लॉज जो है, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन व्हाट? प्राइवेट कंपनी। देन एनी अदर पर्सन में क्या है? सच अदर पर्सन में ये है कि पहले तो उन्होंने दिया है दैट आज मे बी प्रिस्क्राइब, फिर उसके बाद में कोई भी डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, देन कोई भी केएमपी अगर होल्डिंग कंपनी का है या फिर उसके रिलेटिव्स हैं, उस डायरेक्टर या केएमपी के रिलेटिव्स, तो वो अदर पर्सन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? रिलेटिव हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी हो जाएगा उस कंपनी का। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ रूल नंबर 3 provides that for the purpose of subclause 9 above, a director other than an independent director, तो अदर पर्सन में क्या बोला? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर कोई केएमपी होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग का केएमपी या उन दोनों का कोई रिलेटिव, वो माना जाएगा कि वो जो है वो रिलेटेड पार्टी है। फर्दर द पर्सन्स कवर्ड अंडर 6 and 7 above शिल नॉट बी रिलेटेड पार्टी इफ़ एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय देम इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो ये पॉइंट अगेन इन्होंने रिपीट कर दिया। उसके बाद में अब आती है हमारी डेफिनेशन रिलेटिव की। तो अभी मेरे मुंह से भले ही रिलेटिव निकल रहा था, बट दैट वाज इन रेफरेंस टू कंपनी। अब कंपनी का कोई रिलेटिव तो वैसे होगा नहीं, रिलेटेड या रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी, तो वो एक ही चीज़ हो गई। तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने विथ रेफरेंस टू कंपनी बोला है ना, इसलिए वहाँ पे उन्होंने टर्म यूज़ किया है रिलेटेड पार्टी। अब यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं रिलेटिव। जैसे हम अपनी बात करें अगर, या हम किसी और पर्सन की बात करें, तो उसमें यहाँ पर हम वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो रिलेटिव है। तो पर्सन के लिए क्या है रिलेटिव? तो पर्सन के लिए मेंबर्स अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैं, देन हस्बैंड वाइफ जो है वो रिलेटिव्स हैं। देन अगर कोई भी पर्सन जो है रिलेटेड है टू अदर इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जैसे फादर हैं, मदर हैं, सन है, सन्स वाइफ बहू, देन डॉटर का हस्बैंड, देन ब्रदर एंड सिस्टर। और स्टेप के लिए इन्होंने यहाँ, जैसे टैक्स में भी होता है ना, तो टैक्स में भी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं अलग अलग जगह। तो यहाँ पर भी जैसे डेफिनेशन में ये है कि अगर हम स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर और स्टेप सन की बात करें तो ये तो रिलेटिव्स हैं, लेकिन अगर स्टेप डॉटर है तो वो रिलेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में ये तो अभी हमारी डेफिनेशंस हो गई कि रिलेटेड पार्टी क्या होती है और रिलेटिव क्या होता है। अब हमारा
अब हमको ये पढ़ना है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स में एक्चुअली सेक्शन नंबर 188 जो है वो लगेगा। तो सेक्शन नंबर 188 का सबसेक्शन नंबर 1 ये बोलता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स हैं जिसको हम बोलेंगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है अगर जो कंपनी है वो अंडरटेक कर रही है किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ में। तो ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो ट्रांजेक्शन्स ये वाले हैं जो ये लिस्ट इन्होंने दे रखी है। तो वो है आपका सेल, परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल्स, या फिर आप सेल कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो या बाय कर रहे हो या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो, बाय कर रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी काइंड की, या प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हो या कोई सर्विस को रेंडर या अवेल कर रहे हो। देन आप अपॉइंट कर रहे हो अगर कोई भी एजेंट फॉर द पर्पस और सेल ऑफ गुड्स मटेरियल सर्विसेज, या फिर सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। मतलब वो जो रिलेटेड पार्टी है उसका अपॉइंटमेंट हो गया है ऑफिस में या फिर प्रॉफिट में उसका, या फिर मतलब ऑफिस में या फिर प्लेस ऑफ प्रॉफिट में, मतलब या तो वो एम्प्लॉय एक तरह से अपॉइंट हो गई है ऑफिस के अंदर रिलेटेड पार्टी जो है, या प्रॉफिट शेयरिंग में उसका आ गया। अब उसमें सारी चीज़ें कवर हैं, कंपनी भी, सब्सिडरी भी और एसोसिएट भी, ठीक है। एंड अगर कोई भी अंडर राइटिंग है, अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपनी, तो अगर कोई भी इनमें से ट्रांजेक्शन होगा विद द रिलेटेड पार्टी और अ रिलेटिव, तो उस पर जो है 188 के जो प्रोविजंस है वो लग जाएंगे। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, अब वो ये वाली जो लिस्ट है इसमें से कोई भी अगर अरेंजमेंट वगैरह होगा या कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उस पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 188 विल अप्लाई। अब उसके बाद में इन्होंने मीनिंग दिया हुआ है ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर इन्होंने टर्म यूज़ किया है ना ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ वेयर सच ऑफिस और प्लेस ऑफ ऑफिस इज़ हेल्ड बाय द डायरेक्टर, अगर वो डायरेक्टर ने ले रखा है तो उसमें वेयर मतलब डायरेक्टर ने वो ऑफिस हेल्ड कर रखा है एंड वो रिसीव भी करता है रेम्यूनरेशन जो एंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन से ज़्यादा होती है। और दूसरा हमारा केस ये बनता है कि जहाँ पर वो जो ऑफिस है वो किसी और इंडिविजुअल ने ले रखा है या किसी और फर्म या प्राइवेट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट ने ले रखा है, दैट इज़ नॉट अ डायरेक्टर, वो कोई और है, कोई और पर्सन है। अब वो पर्सन में देखो यहाँ पे केवल इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे पर्सन में है इंडिविजुअल, फर्म, प्राइवेट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, एंड उसको जो है वो रिसीव करता है कुछ भी एज रेम्यूनरेशन। क्या बताया मैंने, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि दो सिनेरियोज हैं। नंबर 1 इज़ कि अगर वो जो पोजीशन है दैट इज़ हेल्ड बाय द मतलब वो जो ऑफिस है दैट इज़ हेल्ड इफ इट इज़ हेल्ड बाय द डायरेक्टर, और उसको जो है रेम्यूनरेशन मिलती है इन एक्सेस ऑफ इंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन, मतलब जो उसको एज अ डायरेक्टर मिल रही थी ना, सैलरी मिल रही थी, उसके अलावा उसको अगर कोई रेम्यूनरेशन मिल रही है उसके एक्सेस में, या फिर कोई भी वो वाला जो ऑफिस है वो किसी भी पर्सन ने होल्ड कर रखा है एंड उसको जो है कुछ भी मिल रहा है एज रेम्यूनरेशन, तो उस केस में दैट विल बी डीम्ड कि वो जो पर्सन है ही इज़ हैविंग अ प्लेस और ही इज़ अपॉइंटेड इन दी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो इस टर्म का मतलब जो है वो ये है, ठीक है। Then comes, it is noteworthy that section number 188 does not bar a company from entering into related party transaction। इन्होंने ये बोला, ये कोई रोक टोक नहीं लगा रहा है सेक्शन नंबर 188 की कंपनी जो है ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। इट्स जस्ट दैट वो कर सकती है ये सारे ट्रांजेक्शन्स, बट उसको कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होगा एंड परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड से अगर रिक्वायर्ड है, या फिर जनरल मीटिंग से अगर जो लिमिट्स हैं वो एक्सीड होती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 188 अगर लग रहा है तो ये ट्रांजेक्शन्स पे रोक टोक लगा रहे हैं, रोक टोक नहीं लगा रहे हैं, इट्स जस्ट दैट उसको थोड़ा सा वो रेगुलेट कर रहे हैं। सिर्फ द प्रोविजंस डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोसीजर टू बी फॉलोड, तो ये बिना किसी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के भी हो सकते हैं, बट अगर उसमें कोई कंसेंट चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, या फिर अगर एक्सीड हो जाता है तो अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग में, तो फिर उनको जो है वो चीज़ लेनी पड़ेगी। ओके, नाउ फोर्थ प्रोविज़ो क्या कहता है सेक्शन नंबर 188 सब सेक्शन 1 का, वो ये कहता है दैट इन केस एनी रिलेटेड पार्टीज एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है किस में, दो कंडीशंस इन्होंने दी हैं, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, दूसरा आर्म्स लेंथ प्राइस में अगर हो रहा है, तो फिर सेक्शन नंबर 188 सब सेक्शन नंबर 1 जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है एंड इसलिए कोई भी अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस में नहीं है उसके लिए आपको जो होगा अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये आर्म्स लेंथ प्राइस होता क्या है, तो आर्म्स लेंथ प्राइस होता है दो रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में अगर वो मतलब वो लोग ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जैसे कि वो अनरिलेटेड है। सपोज़ आपके कोई अंकल हैं
एंड वो उनके साथ में आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो अंकल जो कस्टमर्स को चार्ज कर रहे होंगे वो अलग कर रहे होंगे, एंड आप क्योंकि उनके नेफ्यू या नीस हो तो वो आपको कुछ अलग प्राइस चार्ज करेंगे। लेकिन ये अगर वो कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी डीम्ड टू बी आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस इज़ दैट कि अगर वो किसी और पार्टी को कोई चीज़ 100 रुपये की दे रहे हैं तो आपको भी वो 100 रुपये की ही दे रहे हैं, मीन्स दे आर डीलिंग विद यू इन द सेम वे एज इफ़ यू आर अनरिलेटेड। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड आर्म्स लेंथ प्राइस। उसके बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स रिक्वायरिंग कंसेंट ऑफ बोथ। तो इन केस अगर कोई रिलेटेड पार्टी ऐसी है जिसको जो है इफ़ इट इज़ नॉट ऑन आर्म्स लेंथ प्राइस एंड उसको जो है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है शेयर होल्डर्स की, तो वो जो है एंटर हो सकती है, कंपनी उसको एंटर कर सकती है, लेकिन उसको अप्रूवल तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पर उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बाय रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग, एंड उसको जो भी कंडीशंस हैं प्रिस्क्राइब्ड वो भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में रूल 15 ये बोलता है कि रिजोल्यूशन जो है प्रपोज करा है, जो भी रिजोल्यूशन मतलब सॉरी द एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विच द रिजोल्यूशन इज़ प्रपोज टू बी मूव्ड शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग मैटर। तो उन्होंने ये बोला है कि जो भी एजेंडा होगा ना मीटिंग का, उसमें जो है ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर कोई भी कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ में आ रही है तो जो बोर्ड मीटिंग का एजेंडा रहेगा उसमें इन्होंने दिया है कि उसमें ये रेजोल्यूशन जाएगा और ये सारी चीज़ें जो हैं उस रेजोल्यूशन में लिखी जाएंगी। अब क्या क्या लिखी जाएंगी, क्या नाम है, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड व्हाट आर द रिलेटेड पार्टीज़, देन क्या नेचर है, क्या ड्यूरेशन है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, देन मटीरियल टर्म्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की, क्या वैल्यू है, क्या कोई एडवांस का पेमेंट या रिसीव कुछ करा है, देन उसके बाद में क्या मैटर है टू डिटरमाइन द प्राइस या अदर कॉमर्शियल टर्म्स, एंड बोथ इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब किस तरह से जो है प्राइस डिटरमाइन होता है या कॉन्ट्रैक्ट कॉमर्शियल टर्म्स डिटरमाइन होती हैं, एंड क्या वो दोनों जो हैं वो इंक्लूडेड हैं पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, एंड कौन कौन सी ऐसी हैं जो कंसीडर नहीं करी गई हैं पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, एंड क्या सारे के सारे फैक्टर जो भी रेलेवेंट है कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कंसीडर कर लिए गए हैं, एंड अगर नहीं करे हैं तो आप डिटेल्स दो कि कौन कौन से फैक्टर्स आपने कंसीडर नहीं करे हैं, एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। एक बार इसको याद कर लो क्या क्या है इसमें, नेचर ऑफ रिलेशन एंड व्हाट आर द नेम ऑफ रिलेटेड पार्टीज, देन नेचर ड्यूरेशन एंड टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट, फिर उसके बाद में कौन कौन से मटेरियल टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट की, क्या कोई एडवांस का लेना देना हुआ है, देन क्या मैनर है डिटरमाइन करने का प्राइस, देन कौन कौन से फैक्ट्स जो मटेरियल हैं या कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं आपने कंसीडर नहीं करे हैं उसकी लिस्ट, एंड बाकी जो भी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो। उसके बाद में आपका है कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर है ना, इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो वो जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा इस वाली मीटिंग में, तो इस वाले डिस्कशन में इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं रहेगा, दिस इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स रिक्वायरिंग अप्रूवल बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि अगर देखो वैसे इन जनरल तो ये है कि आपको कंसेंट चाहिए बोर्ड का, ठीक है, कंसेंट चाहिए बोर्ड का, और इन केस आप कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा कर रहे हो विच इज़ एक्सीडिंग द लिमिट, जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा का अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, सो इन दैट केस यू विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स जो कि जनरल मीटिंग में होंगे। तो उसके लिए बहुत ही मतलब वैसे बहुत बड़े बड़े जो केसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो बातें होती हैं उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, बट अगर जनरल बातें होती हैं तो मोस्टली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब आई होप सबको पता होगा, जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% जो वोट्स होते हैं वो एक ही चीज़ के मतलब फेवर में या अगेंस्ट में होते हैं, सो दैट इज़ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है तो हमको 75% वोट्स चाहिए होते हैं, या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब मिनिमम 75%। तो इस केस में आपको किन किन केसेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होगा अगर लिमिट से ज़्यादा हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर इन्होंने ना लिमिट्स दे रखी हैं कि जो जो ट्रांजेक्शन की लिस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें क्या क्या है। तो देखो वैसे तो इन जनरल तो 10% ही है, तो 10% किस किस में है, अगर कोई भी सेल हो रही है, परचेज़ हो रही है, सप्लाई हो रही है गुड्स की, मटेरियल्स की डायरेक्टली या एजेंट के थ्रू, तो उसमें अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टर्नओवर हो जाता है तो फिर आपको OR पास करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपने सेल कर दिया, डिस्पोज कर दिया, बाय कर दी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, या तो खुद या एजेंट के थ्रू, तो उस केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो 10% ऑफ द नेटवर्थ है, ठीक है। फिर उसके बाद में
जो तीसरा है दैट इज़ अबाउट लीज। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे दी है रिलेटेड पार्टी को, तो उस केस में अगेन हम टर्नओवर पे आ जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टर्नओवर। तो अगर वो 10% या उससे ज़्यादा हो जाता है टर्नओवर से ज़्यादा, तो फिर आपको ओआर पास करना पड़ेगा। देन अवेलिंग और रेंडरिंग एनी सर्विस डायरेक्टली और वाया एजेंट, तो उस केस में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टर्नओवर अगर होगा तो आपको जो है वो ओआर पास करना पड़ेगा। उसके बाद में इन्होंने एक और पॉइंट ये दिया है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट दैट इज़ रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, तो ये ऑफिस और प्लेस ऑफ ऑफिस वाला इसमें था ना, तो इसमें ये है कि अगर वो एक्सीड कर रहा होगा ना, हेयर इट इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ एक्सीडिंग है, सिर्फ इट इज़ एक्सीडिंग अ रेम्यूनरेशन पर मंथ दैट इज़ ग्रेटर देन 2.5 लाख, मतलब 2,50,000 से ज़्यादा अगर कोई हो रहा है रेम्यूनरेशन पर मंथ ग्रेटर अगर हो रहा है 2.5 लाख से, तभी आपको ओआर की ज़रूरत है। उसी तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट अगर हुआ है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपनी, तो अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू, नॉट अगेन नॉट इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अगर वो एक्सीड कर जाता है 1% ऑफ द नेटवर्थ, तो उस केस में जो है आपको ओआर जो है वो पास करना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी। फिर उसके बाद में ये जो भी आप मतलब लोगे ना टर्नओवर या नेटवर्थ, दिस यू विल टेक एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जो पुराना वाला होगा ना फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो है आपको लेना पड़ेगा, जो मतलब प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाला होगा पिछले साल वाला, उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको टर्नओवर और नेटवर्थ लेना है। तो अगर मैं इसकी ट्रिक आपको बताऊं, तो जो आइटम्स आपके बैलेंस शीट में होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में होती है, उसी तरह से सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट्स आपके बैलेंस शीट में होते हैं, तो वहाँ पर हम जनरली नेटवर्थ को कंसीडर करें। बाकी अगर हम बात करें सेल की, देन अगर हम बात करें लीज की या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की, तो उस केस में हम लोग टर्नओवर को कंसीडर करें। और अगर हम बात करें ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट की, उस केस में हम लोग रेम्यूनरेशन को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। देन बारी आती है एक्सम्पशंस की, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है जो इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट्स के साथ में, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी का दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट है, तो भाई गवर्नमेंट का ही तो है ना, तो उसमें कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरह से अगर कोई अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है, अदर देन लिस्टेड कंपनी का मतलब अदर देन लिस्टेड मतलब अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है, और उसने भी 92 और 137 के साथ में कंप्लाई करा हुआ है, तो उसको भी इसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट इसमें भी यही है, अप्रूवल किसके, शेयर होल्डर्स के, बट इसमें भी कंडीशन ये है कि वो अगर अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी उसने अगर कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की अप्रूवल ले रखी होगी, तो फिर उसको जो है शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपके गवर्नमेंट वाले हैं, बट प्रोवाइडेड उन्होंने 92 और 137 के साथ कंप्लाई किया हो। क्या क्या, अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी किसी और गवर्नमेंट कंपनी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट करी है, एंड कोई अगर अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है वो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट कर रही है, लेकिन उसने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का अप्रूवल ले रखा होगा, तो उसको भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी भी अप्रूवल की। And then second proviso to section number 188 subsection number 1 does not apply to private company provided it has not committed any default under section number 137 या फिर 92। तो इन्होंने ये भी बोला है कि अगर वो मतलब प्राइवेट कंपनी है, तो उस केस में भी जो है उसके ऊपर ये वाले जो प्रोविजंस हैं 188 सबसेक्शन नंबर 1 के, ये अप्लाई नहीं होंगे। देन एक पॉइंट और है, फिफ्थ प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 1881, कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी कंपनी के बीच में, जिसके अकाउंट्स कंसोलिडेटेड हैं उस होल्डिंग कंपनी के साथ में, एंड वो जनरल मीटिंग में प्लेस्ड है, तो उस केस में भी आपको उस पर्टिकुलर सब्सिडरी का अप्रूवल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब होली ओन सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी के जो अकाउंट्स है वो अगर कंसोलिडेटेड है उस होल्डिंग कंपनी के साथ में, तो फिर आपको अप्रूवल लेने की उस केस में अलग से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको वो दोनों पॉइंट्स बताई दिए, गवर्नमेंट कंपनी वाले एंड अनलिस्टेड कंपनी वाले। और उसके बाद में इन्होंने ये जनरल एक्सेप्शंस भी बता दी कि 188 सबसेक्शन 1 जो है इन तीनों पे नहीं लगता है। उसके बाद में यहाँ पर बात हो रही है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की। तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी एनेक्स होगा नोटिस के साथ में जनरल मीटिंग में, और उसमें जो है लिखा जाएगा द नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, देन नेम अगर कोई डायरेक्टर या केएमपी का है हु इज़ रिलेटेड,
देन नेम, नेचर क्या है रिलेशनशिप का, देन नेचर क्या है मटेरियल आइटम्स एंड वैल्यू क्या है कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की, एंड कोई भी अगर और इन्फॉर्मेशन है तो वो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो नोटिस में अटैच होगी। देन उन्होंने अनदर जो पॉइंट दिया है दैट इज़ द सेकेंड प्रोविजन टू 188 सब सेक्शन नंबर 1। इसमें ये बोला है कि अगर कोई भी मेंबर जो है वो रिलेटेड पार्टी है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट, वो वोट नहीं करेगी इस रेजोल्यूशन में, तो इन लोगों को वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब इस वाली जो रिस्ट्रिक्शन है ना, इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्शन दे रखी है, किस किस को, प्राइवेट कंपनी को, देन गवर्नमेंट कंपनी को, देन अनलिस्टेड कंपनी को। तो वो जो जो मेंबर्स हैं, तो मैंने जो आपको प्राइवेट कंपनी वाला पॉइंट बताया था ना यहाँ पर, दिस वन, तो यहाँ पर इन्होंने केवल वोटिंग वाले के लिए दिया है। ठीक है, ये वाली एग्जाम्शन इन्होंने ये नोट लिखा है, मैं पढ़ना शायद आपको बताना भूल गई थी कि गवर्नमेंट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी को तो जो है वो सारे ही पॉइंट से एग्जाम्शन मिला हुआ है 188 सब सेक्शन नंबर 1 के, लेकिन प्राइवेट कंपनी को केवल और केवल वोटिंग वालों से जो है वो एक्सेप्शन मिला हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से आपके गवर्नमेंट कंपनी और अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी वाले जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें 2 चीज़ों से आपको एग्जाम्शन मिला हुआ है, एक तो अप्रूवल वाले से और एक वोटिंग वाले पे। लेकिन प्राइवेट कंपनी को केवल और केवल वोटिंग वाले से एग्जाम्शन मिला हुआ है, उसको अप्रूवल वाले से एग्जाम्शन नहीं मिला हुआ है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है दैट नो मेंबर ऑफ द कंपनी शेल वोट ऑन अ रेजोल्यूशन to approve the contract or arrangement if such member is a related party. The MCA has clarified that related party referred in second proviso has to be construed with reference only to the contract or arrangement for which the said resolution is passed. The term related party in the above context refers to only such related party as may be a related party in the contracts of arrangement for which the said resolution is being passed. तो उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी मतलब मेंबर उस रेजोल्यूशन में है तो वो फिर उसको वोट नहीं कर सकता। तो इन्होंने एक तरह से वही बात दी है कि कोई भी मेंबर जो है रिलेटेड पार्टी ऑफ हु इज़ अ रिलेटेड पार्टी, कोई भी मेंबर अगर रिलेटेड पार्टी है तो वो जो उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट है उसमें वोट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो यही है। उसके बाद में आपका अनदर पॉइंट आता है दैट इज़ रिलेटेड पार्टी वॉइडेबल। तो वॉइडेबल कौन कौन सी होगी, वॉइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड या फिर शेयर होल्डर्स। तो कौन कौन सी जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है वो आपके वॉइडेबल होंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिना कंसेंट के एंटर कर लिया गया है, ठीक है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको रेटिफाई नहीं करा है 3 महीने के अंदर अंदर, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर्स। उसके बाद में यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी हैं। जो कंपनी है ना वो प्रोसीड कर सकती है अगेंस्ट द डायरेक्टर और एम्प्लॉय जो कि कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस। तो इन्होंने क्या क्या बोला है, इन्होंने देखो ये बोला है कि अगर जो है ये कुछ भी इनमें से ऐसा हो गया कि आपने अप्रूवल नहीं ली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की या शेयर होल्डर का आपने कंसेंट नहीं लिया तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। तो वो अगर जैसे रेटिफाई नहीं हुआ 3 महीने के अंदर अंदर अगर कंसेंट नहीं मिली तो वो जो है वो हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ऑल्सो जो कंपनी है वो प्रोसीड कर सकती है अगर कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में आया था और उसने जो है वो रिकवरी के लिए फ़ाइल किया था, रिकवरी ऑफ लॉस के लिए फ़ाइल किया था, तो इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय हु हैज़ एंटर्ड इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शंस नंबर 188 फॉर द रिकवरी ऑफ एनी लॉस बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट। मतलब अगर कंपनी को कोई लॉस हुआ है, डायरेक्टर और एम्प्लॉय ने अगर 188 का सपोज कंप्लायंस नहीं किया तो उस केस में जो भी लॉस उसने दिया होगा उसको रिकवर कर लिया जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो है वो डायरेक्टर के साथ में हुआ है तो फिर डायरेक्टर को ही उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा, उसकी रिकवरी करनी पड़ेगी। देखो ये यहाँ से है, if not ratified by the board or as the case may be by the shareholders at a meeting within 3 months from the date on which such contract or arrangement was entered into. Further, if the contract or arrangement is with a related party to any director or is authorized by any other director, अगर वो डायरेक्टर के साथ है या किसी और डायरेक्टर के साथ में या किसी और पर्सन के साथ में जो डायरेक्टर नहीं है, तो उस केस में डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडेमनीफाई करेंगे कंपनी को। तो अगर मैं इसको एक बार दोबारा से बताऊं तो इसमें ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट अगर बोर्ड या बोर्ड के अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन से नहीं हुआ है तो फिर मतलब वो जो है क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा।
ठीक है, या फिर अगर 3 महीने के अंदर अंदर रैटिफाई नहीं हुआ है तो भी वो वॉइडेबल हो जाएगा। और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट डायरेक्टर के साथ में हुआ तो उसमें डायरेक्टर जो भी कंसर्न होगा वो इंडेमनीफाई करेगा एंड कंपनी जो है वो प्रोसीडिंग्स कर सकती है डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में भी। उसके बाद में आपके कुछ पनिशमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया है। तो लिस्टेड कंपनी को 25 लाख का मिलेगा एंड अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर 5 लाख का लगेगा। एंड उसके बाद में इन्होंने डिस्क्लोजर्स का बताया। तो डिस्क्लोजर्स के लिए ये है कि जो भी आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो बोर्ड रिपोर्ट में होने चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने एक नोट दिया है, एमसीए ने क्लैरिफाई करा है दैट जो भी ट्रांजेक्शन्स राइज हो रहे कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट या अमेलगमेशन से, तो वो जो है वो सेक्शन नंबर 188 को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको वो तो पहले ही बता दिया था मैंने कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या आर्म्स लेंथ प्राइस में हो रहा है तो उसके ऊपर ये वाला जो सेक्शन है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 188। एक बार मैं इसको फटाफट से क्विक रिविजन जिसको कहते हैं वो करा देती हूँ। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के बारे में कि कंपनी के लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी होंगी। तो इसमें हमारे थे पर्सन, फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में एक लिमिट थी ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन। अगर वो एक्सीड कर देता है 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल देन बॉडी कॉर्पोरेट कौन कौन सी जो है रिलेटेड पार्टी होगी, देन कौन सा पर्सन एंड कौन सा अदर पर्सन। फिर उसके बाद में हम लोगों ने रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी। देन वी रेड अबाउट कि कौन कौन सी जो ट्रांजेक्शन्स है उनके ऊपर 188 का प्रोविजंस लग जाएगा। फिर हमने ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था कि डायरेक्टर अगर ऑफिस हेल्ड कर रहा है तो एंड कोई भी अगर और पर्सन अदर देन द डायरेक्टर होल्ड कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। तो डायरेक्टर में ये था अगर उसको अपनी रेम्यूनरेशन से ज़्यादा मिल रहा है एंड और किसी पर्सन में ये था कि अगर उसको कुछ भी मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। फिर इसमें ऐसा था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तभी हो सकते हैं अगर वो जो है रिजोल्यूशन से अप्रूव हो गए हो, कंसेंट मिल गई हो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। उसी तरह से अगर वो जो है अप्रूव हो गए हों बाय द शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर का अप्रूवल हमें तभी चाहिए था अगर लिमिट जो है एक्सीड कर जा रही थी एंड बाकी और सारी कंडीशंस जो भी प्रिस्क्राइब थी उसको हमें फॉलो करना होता है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी एजेंडा है उसमें क्या क्या होगा तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। फिर अगर लिमिट से ज़्यादा होगा तो लिमिट से ज़्यादा होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, वो OR पास करना पड़ेगा, मतलब हमें अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होगा। तो इसमें ऐसा था कि जो आपके बैलेंस शीट आइटम्स थे उसमें नेटवर्थ थी और जो आपका सिंपल P&L वाले थे उसमें टर्नओवर थी और ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट वाले में ऐसा था कि रेम्यूनरेशन पर मंथ वाली अगर ग्रेटर देन हो जाएगी 2.5 लाख की तो उस केस में अप्रूवल चाहिए होगा OR से। फिर कुछ और बातें थी कि किस किस के ऊपर ये वाला अप्रूवल वाला पॉइंट नहीं लगता, तो गवर्नमेंट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी और अगर कोई कंसोलिडेटेड वाली है कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी हमको जो नोटिस हम बुलाएंगे मतलब जनरल मीटिंग को जो बुलाएंगे तो जो नोटिस भेजेंगे उसमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी हमें लगाना होगा। देन फिर उसके बाद में इन्होंने ये बोला था कि वोटिंग का राइट नहीं होगा अगर मेंबर जो है वो रिलेटेड पार्टी भी है तो उसको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, और अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी में जो था वो प्रायर अप्रूवल वाला पॉइंट था कंसर्न मिनिस्ट्री वाला, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला था या प्राइवेट कंपनी था, उस केस में उसको वोटिंग राइट जो है वो मिल जाता है। देन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो अप्रूव नहीं होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स से 3 महीने के अंदर अंदर तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। एंड अगर डायरेक्टर के साथ हुए तो डायरेक्टर इंडेमनीफाई करके देगा एंड वरना जो कंपनी है वो रिकवरी ऑफ लॉस के लिए प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट में कर सकती है। देन डिस्क्लोजर जो है वो बोर्ड रिपोर्ट में जाएगा। देन पनिशमेंट पड़ा था 25 और 5, लिस्टेड में 25, अनलिस्टेड में 5। एंड फिर हम लोगों ने ये देखा था कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म्स लेंथ प्राइस पे 188 वाला जो सेक्शन है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर ओवर हो गया है। और अब मैं ना एक क्विक रिवीजन वीडियो जो है वो बहुत जल्दी इसके लिए ले आऊँगी जिसे मैं चैप्टर नंबर 4 के लिए लेकर आई थी। सो स्टे कनेक्टेड एंड ऑल्सो इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड देन डू शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।